ठीक है जी। तो क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपको इम्पोर्टेंट कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा प्रोसीजर के हवाले से गाइड करूँगा कि ये जब इमिग्रेशन का पूरा प्रोसीजर होता है यूके में, ठीक है? तो वो पूरा किस सिस्टम से मतलब सिस्टमैटिक वे में अगर हम बात करें, तो वो किस सिस्टमैटिक वे में उसकी सीक्वेंस क्या होती है और आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि आपके पास सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो कि की डॉक्यूमेंट है वो आपके पास लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफ़िकेट ऑफ अगर स्पॉन्सरशिप नहीं होगा तो आप इस स्किल वीज़ा रूट के थ्रू आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एम्प्लॉयर से सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सिक्योर करना है, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट आपके पास लाज़मी होना चाहिए। अब जो क्रिटिकलिटी या जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं इस पर्टिकुलर सर्टिफ़िकेट में, वो मैं आपको बता दूँ, वो आपने मेक श्योर करना है लाज़मी कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर आ रही हों, और जो आपका नाम है आपके पासपोर्ट में जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है? पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कब इशू हुआ, मतलब मैं आप अगर आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, वो इस स्पॉन्सरशिप लेटर में बिल्कुल 100% एक्यूरेट होने चाहिए। आपको जब एम्प्लॉयर दे तो आपको लाज़मी रिव्यू करना है स्पॉन्सरशिप लेटर ऑन द सेम टाइम, ठीक है? ताकि अगर आपको कोई करेक्शन करवानी हो तो उसको वहीं पे जो है ना बता दें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने दोस्तों से ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं जिनको आगे जाके कुछ चीज़ें स्पॉन्सरशिप लेटर में सही नहीं थी, उसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन भी होता है। प्रोसीजर फिर थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, क्योंकि आप अगर एक स्टेप में बीच में से कोई इशू निकल आता है तो फिर मोर लाइक आपको इन टर्म्स ऑफ डेज़ या प्रोसेसिंग वो फिर आपको पूरे जो ना दिन दोबारा से काउंट होना आपके शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिले आप उसको पूरा रिव्यू कर लें, उसको पूरा एक तरीके से मैं कहूँगा कि उसका ऑडिट कर लें, आपके जो पर्टिकुलर्स आ रहे हैं वो उसमें बिल्कुल सही आ रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जब आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? तो उसमें स्पॉन्सर का भी डिस्कशन हो रहा होता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। तो अगेन government.uk की जो वेबसाइट है उसमें आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे government.uk की वेबसाइट के ऊपर पूरे स्पॉन्सर्स की लिस्ट पड़ी हुई है, और उसमें आपको अपना स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका स्पॉन्सर उसकी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें फेक होने के चांसेस बहुत हैं और आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हैं। जी दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के बाद आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है कि आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश हो, ठीक है? तो इसमें 2 स्टेप्स हैं, आपको या तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करनी पड़ेगी, या दूसरा अगर आपको नहीं है तो फिर आपको इनकी एक अप्रूव्ड बॉडी है जो मैं नेक्स्ट सिस्टम में बताऊँगा, उससे आपको अपनी इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, और उसकी इवैल्यूएशन अगर पास हो गई तो आपको फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है तो वो कहलाता है कि सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो हो वो आपने पास किया हो। तो मैं अभी रीड कर रहा हूँ बेसिकली, अगर आप विद इन द यूके हो तो ठीक है, तो आपको SELT जो सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो कौन सी अप्रूव्ड प्रोवाइडर से लेना चाहिए। अगर आप आउटसाइड यूके तो आपको कौन से अप्रूव्ड प्रोवाइडर से लेना चाहिए। अगर आप विद इन द यूके हो तो फिर आपके पास एक आता है लैंग्वेज सेट, ठीक है, परसोन ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, और चौथे नंबर पे आइल्स SALT कंसोर्शियम, राइट। अगर आप आउटसाइड यूके हो तो फिर कौन से अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स हैं इस टेस्ट के लिए। अगेन लैंग्वेज सेट, ओके, परसोन, और तीसरे नंबर पे PSI सर्विसेज यूके लिमिटेड एंड आइल्स SASELT कंसोर्शियम, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और उसमें B1 लेवल तक का आपको तो आइल्स के बारे में जिसके मतलब मैंने जो एग्जाम प्रूफ ऑफ इंग्लिश के लिए पास किया था वो था आइल्स, ओके, वो मैंने ब्रिटिश काउंसिल से किया था, ठीक है। तो वो ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम होता है, मतलब जिसके थ्रू आप आइल्स अपना दे सकते हो, और उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपको स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो इन चारों मॉड्यूल्स का आपको टेस्ट देना पड़ता है, और आपको उसमें B1 लेवल की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। B1 लेवल में अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ तो वो एक हाई लेवल का स्कोर नहीं होता। आपका अगर मतलब 5 के आसपास आ गया तो आप जो है ना वो इजीली उसको क्वालिफाई कर जाते हो। मैं अगर इस पे एक शॉर्ट वीडियो और भी अपलोड करूँगा जिसमें पूरी एटलीस्ट आइल्स की ब्रिटिश जो ग्रेडिंग है वो आपको मैं जो ना बता दूंगा, ताकि आपके लिए इजी हो। और जो दूसरा मैंने स्टेप बताया कि अगर आपके पास कोई आपने डिग्री लेवल की एकेडमिक क्वालिफिकेशन की हुई है जो कि इंग्लिश में आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है,
तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, इनका एक इवोल्यूशन बॉडी है एक्टिस, जो कि पहले नेरिक हुआ करता था। अगर आप उससे अपनी इवोल्यूशन करवा लेते हो और वो आपको इवोल्यूशन में पास कर देते हैं कि आपने जो डिग्री एकेडमिक लेवल की क्वालिफिकेशन अटेंड की थी वो इंग्लिश में है, वो उसको भी आप एज अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश अपना यूज़ कर सकते हो। जो आइल्स होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो आपके लिए एप्लीकेबल रहता है 2 साल के लिए, कि जिस दिन आपने टेस्ट पास किया उसके विद इन द 2 ईयर्स आपको वो किसी वीज़ा एप्लीकेशन में यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने नहीं यूज़ किया तो डेफिनेटली आपको फिर अपना स्कोर टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, ताकि आपका रिवाइज स्कोर आपके सामने आ जाए। ठीक है, फिर आइल्स के स्कोर को रिवाइज करने के लिए 2 वजह हो सकती है। या तो आप अपने स्कोर से मुतमिन नहीं, या आप ज़्यादा स्कोर लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर आप दोबारा टेस्ट बुक कर लो, दोबारा दे दो। या तो फिर आप 2 साल तक उस अपनी टेस्ट के रिजल्ट को यूज़ नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल बात अगेन जो कि कॉमन है, लेकिन मैं चीज़ों को बड़ा सिंपल लेके चल रहा होता हूँ, और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर किसी के साथ A to Z सीधा नहीं जा रहा होता। A to Z मतलब उन्होंने एक स्टेप फॉलो किया और सब चलता गया। बादों का आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ जाती हैं, जो इस टेस्ट में पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी है, इस पूरे प्रोसेस में है, लेकिन इस टेस्ट को मैं भी अगर एम्फेसाइज करता जाऊँ तो इसमें आपको बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा कि जो टेस्ट में आपके पर्टिकुलर्स हैं, आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है, वो लाजमी अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, वो आप रिव्यू करो, उसमें अगर कोई गड़बड़ हो तो आप वहीं बैठ के, क्योंकि वो आप जब आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपसे लाजमी वो शेयर करेंगे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आपको कोई गड़बड़ है तो प्लीज़ इसको लाइट नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये सारा लिंक्ड होता है। अगर ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपके पासपोर्ट में और इस डॉक्यूमेंट में, या किसी और डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करवाया उसमें अगर कोई डिफरेंट अगर मैं कहूँ कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, वो रिकॉर्ड्स मैच नहीं कर रहे, उसमें फिर एक लेटर मतलब एक कोई मे बी पासपोर्ट की एक्सपायरी आप मैच नहीं करा, कोई एक पर्टिकुलर भी मैच नहीं करा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आपका वो केस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्मूथ नहीं जाए जो कि आप टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा, और ताकि ये आपके लिए एक आई ओपनर हो आपके इस प्रोसेस के लिए। मेरे मेरे एक दोस्त ने एक एप्लीकेशन की थी वीज़ा की। ठीक है, UKVI की उन्होंने एप्लीकेशन की थी। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने एप्लीकेशन की, अपना पासपोर्ट उसका वैलिड था, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ले लिया, ठीक है, टेस्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन सबमिट करने वाला था यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट को, तब उसने एक जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले बताई थी कि आपके पास ब्लैंक पेज लाजमी होना चाहिए, उसने ये नहीं देखा कि उसके पासपोर्ट में कोई ब्लैंक पेज अवेलेबल है या नहीं है जहाँ पे वीज़ा स्टैम्प हो सके। ये एक सिली मिस्टेक है, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बाज़ औक़ात आप ओवरलुक कर जाते हो, आपसे हो गई। एक ये, दूसरा केस ये है कि बाज़ औक़ात आपका पासपोर्ट जो है ना वो नियर टू एक्सपायरी होता है, मतलब जब आप वीज़ा एप्लीकेशन पे जाओगे वो पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो जाता है। तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देने से पहले और ये आइल्स का टेस्ट देने से पहले आपने अपना पासपोर्ट रिवाइज करवा लेना है। ये मैं आपको की टिप दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन सब में ओके हो तो फिर आपको इसकी ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट की कोई डिटेल चेंज हुई तो आपको सबसे पहले अपना COS चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि COS आपका पुराने पासपोर्ट के ऊपर होगा, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा वो यही होगा कि अपनी पासपोर्ट की डिटेल चेंज करवाओ। अगर आपने COS पहले इशू करवा लिया है आपके स्पॉन्सर ने तो आप स्पॉन्सर को बोलो कि जो है ना भाई, मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया, तो आप काइंडली COS में मेरी डिटेल्स चेंज कर लें, ठीक है। और फिर आप वही अपडेटेड पासपोर्ट्स की डिटेल लेके आप आइल्स में जाएं, आइल्स दें। आइल्स फॉर UKVI होता है, जो मैंने कहा कि आपको 4 एस्पेक्ट देने पड़ते हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट नहीं होते, ये भी अगेन क्रिटिकल बात है। तो आप वहाँ पे जाओगे और उस नए पासपोर्ट को लेके वहाँ पे जाओ, क्योंकि होगा ये कि अगर आपकी पासपोर्ट में डिटेल हो गई और आइल्स का टेस्ट हो गया, ठीक है, तो आइल्स वाले फिर आपके पासपोर्ट की डिटेल चेंज नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर आप उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, फिर आपको रिस्पॉन्स देंगे। ये रिजॉल्वेबल सिचुएशन है, लेकिन वो आपकी रिजल्ट में चेंजेस नहीं करेंगे, वो रिजल्ट एज इट रहेगा। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन में एडिशनल
नोट डालना पड़ेगा या एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे कि भाई आप जब टेस्ट दे रहे थे तो आपका ये डिटेल थी पासपोर्ट की, लेकिन अब कोई भी एक पर्टिकुलर जो है एक्सपायरी डेट थे या पासपोर्ट रिवाइज हो गया, आपको नया नंबर मिला पासपोर्ट का, वो आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे आप जब वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो। तो अगर आपने भी ऐसा कोई पर्टिकुलर सिनेरियो आपने भी कभी नोट किया तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। ये 2 सिनेरियो मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, एक कि पासपोर्ट का ब्लैंक पेज ना होना और दूसरा पासपोर्ट का एक्सपायर हो जाना जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करें। तो ये फिर आपको मैंने जैसे अगेन कहा कि आपको पूरे प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ता है। तो जब आपके पास ऑफर लेटर की चीज़ें फाइनलाइज हो जाएँ तो प्लीज़ 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 मेरे भाइयों अपने पासपोर्ट को लाज़मी देख लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है। लेकिन बंदा खुश इतना होता है कि जो है ना एक आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, उस खुशी में फिर बंदे ये चीज़ें स्किप कर जाते हैं। तो मेरा एक काम है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ कि ताकि वो फिर आप स्किप नहीं कर पाओ और आपकी जर्नी ईज़ी रहे, ठीक है। तो ये आप अपने लिए भी करोगे और आप आपकी जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी करोगे, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट का वैलिड होना लाज़मी है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी तो इसके बाद एज़ यूजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट, अगेन मैंने उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया। आप अगर किसी इनकन्वीनियंट सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ पासपोर्ट लाज़मी मेक श्योर कर लीजिएगा इज़ अप टू डेट एंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर एज़ पर योर पासपोर्ट। आइल्स चेंज नहीं होता, सीओएस री इशू हो जाता है। आइल्स का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो चेंज नहीं होता, फिर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। बाकी जो आपका जॉब टाइटल है और एनुअल सैलरी है वो ऑलरेडी आपके सीओएस में आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एनुअल सैलरी का इसका थ्रेशोल्ड है वो, क्योंकि इसकी रिलेवेंस नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसका आपको क्रक्स या मतलब आपको बता दूँ कि वो जब वीज़ा इशूर आपको वीज़ा इशू करेगा तो उसके बाद थ्रेशोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल गाइडेंस दूँ कि आपकी एनुअल सैलरी जो है फॉर एग्जांपल 30,000 से ऊपर होनी चाहिए या 4,000 से ऊपर चाहिए। तो आपका टाइटल भी मैच करना चाहिए और आपका सैलरी भी मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेम टाइटल में लो सैलरी पे लोग बाहर से उठाना शुरू करेंगे तो वो फिर पर्पस को फॉरफिट कर जाता है। और यूके वाले खास तौर पे ख्याल रखते हैं, इनकी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है कि वो किसी को मिस यूटिलाइज नहीं होने देती है। उनको पता है कि अगर आप बाहर से बंदा लेके आ रहे हो तो आपको फिर उतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, वरना उस कॉस्ट से नीचे आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। और जो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो जो मैंने आपको बताया था कि आपका जॉब का कोड प्लस आपका सर्टिफिकेट, आपके जो स्पॉन्सर है उसका स्पॉन्सरशिप नंबर लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि आपको वो एप्लीकेशन फिल करने में लाजमी चाहिए होता है। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन किस तरीके से फिल करनी चाहिए, ठीक है। अगेन उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उसमें भी लोग कह रहे होते हैं कि जो है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो मतलब आप सोचते हो कि क्या क्वेश्चन दूँ, दूँ नहीं दूँ, ठीक है। तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। अगेन एक बेसिक सा रूल उसमें यही है कि आपको फेयर रहना है, आपको ट्रू रहना है, आपको फैक्चुअल रहना है, ठीक है। आपने उसमें कोई भी गलत बयानी नहीं करनी। वो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अगर वो सामने आ गई, ठीक है, तो उसके लिए जो मेन जो नुकसान होगा वो यही होगा कि आपकी फिर इंटेग्रिटी पे डाउट हो जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है आपके इमिग्रेशन प्रोसेस के ऊपर कि यार ये बंदे ने इंफॉर्मेशन हमें सही नहीं दी या ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। और फिर आपकी पूरी इंटेग्रिटी पे डाउट होता है, तो वो फिर डिटेल स्क्रूटनी होती है, आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस भी हो सकते हैं। अब मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप वो अगेन अगेन वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, अगर आप उसमें हो तो फिर आपको टीबी भी देना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो कवर करूँगा उन कंट्रीज़ की लिस्ट, लेकिन मैं अभी लिंक दे दूँगा ताकि आपको उसमें से आइडिया हो। टीबी टेस्ट आपका जो है ना वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर ली, ठीक है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स मैंने थे के फंड्स के बारे में, ठीक है। अगर स्पॉन्सरशिप लेटर में एक ऑप्शन होता है कि आपकी इनिशियल जो एक्सपेंडिचर है जब आप यूके में पहुंचोगे, वो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या आपका यूके का जो एम्प्लॉयर है वो बियर करेगा या नहीं करेगा। ये एक ऑप्शन होता है जो टिक करना पड़ता है जब आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करते हो। अगर कि उसमें से वो टिक्ड है ये से, तो आपको फिर फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है आइडियली। लेकिन अगर आपके पास बैंक में है तो शो कर दे, तो जितना आप अपने आप को साउंड प्रूव करेंगे, फाइनेंशियली साउंड प्रूव करेंगे, तो आपकी वो एप्लीकेशन में जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन रेजिंग का ऑप्शन जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है।
तो वहाँ पे टिक होता है, अगर वो येस है तो आपको फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नो है तो फिर आपको फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा अलग से, क्योंकि ये फिर स्पेसिफ़िक एक चीज़ें हैं जो आपको फिर पता होनी चाहिए और थोड़ी-सी डिटेल में जाना पड़ेगा कि किस लेवल पे कितने आपको फ़ंड्स की ज़रूरत चाहिए होती है। एज़ अ मैटर ऑफ प्रोसीजर अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप गवर्नमेंट.uk की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन फ़िल करते हो, ठीक है? और अगर आपके साथ डिपेंडेंट है तो हर बंदे की, हर डिपेंडेंट की एप्लीकेशन सेपरेट होती है। जी, तो अगर आप एक बंदे हो तो आपकी एप्लीकेशन सेपरेट होगी, और आप अगर जो अगर आपका कोई डिपेंडेंट है तो उसकी एप्लीकेशन सेपरेट होगी। प्रोसीजर ये है कि आप अपना इंटर करोगे, उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की डिटेल, आपकी ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें लेगा, आपके पासपोर्ट नंबर और कुछ वो बड़ा ही एक स्मूथ वे में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, नीचे आपको उसके फिर आंसर देते जाएगा और आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथ है, वो ईज़ी रहता है, उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं और नीचे उसके जहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो वो खुद ही एक्सप्लेनेशन बता रहा होता है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई लगे कि आपको कहीं पे कोई एक जस्ट एक गाइडेंस या एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कीजिएगा। अगर मेरी नॉलेज में होगा तो मैं आपको लाज़मी उसकी जो है ना गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि वहाँ पे आइडियली आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीज़ फुलफ़िल करनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो क्रिटिकल चीज़ें जो मुझे याद है, जो मुझे जिस पे ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत थी, ठीक है, तो आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपने नहीं किया तो लाज़मी आप जो है ना अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, आप कौन से कंट्री में गए हो, किस दिन गए थे और किस दिन वापस आए हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिर डालनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि मैं मिडल ईस्ट में रहता था, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी। मैं दुबई गया था 4-5 दफ़ा, बहरीन में 20-25 दफ़ा गया था, पाकिस्तान अपने होम कंट्री पे मैं पता नहीं 12 से 13 मरतबा गया था ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, क्योंकि मैं वहाँ पे सऊदी में 7 ईयर्स था, तो ये मैंने बहुत ट्रैवलिंग की हुई थी। तो वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि जब अगर आप सऊदी में होते हो तो वहाँ पे आपका एक अपशर अकाउंट होता है, ठीक है। अपशर अकाउंट में वो आपकी ईच एंड एवरी मोमेंट व्हेन यू क्रॉस द बॉर्डर वो आपकी नोट करवाता है, और व्हेन यू अगेन कम बैक टू द किंगडम वो आपका नोट करवाता है। उसकी डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल रहती है, जो रिपोर्ट मुझे मिल गई और मेरे लिए एक आसानी हो गई, और मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन विथ एक्यूरेसी अपने फॉर्म में फिल कर दी। तो ये एक थोड़ा-सा होता है, अगर आपने बहुत ट्रैवल किया हो तो ये फिर आपको जहाँ तक मुझे याद है तो ये आपको फिर वो जो है ना अपना इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जी, तो इसके अलावा फिर जैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि आप अपनी वीज़ा की फ़ीस पर पे करो, और फिर इनका एक प्रोग्राम होता है आईएचएस सरचार्ज हो, जो कि हेल्थ सरचार्ज होता है, ठीक है, वो भी आपको पे करना पड़ता है। ये जब आप दोनों चीज़ें पे कर लेते हो तो फिर आपका इनका जो होता है वो, मैं अगर एजेंट कहूँ या कोऑर्डिनेटर कहूँ, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेटर फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस आप कंट्री में हो, अम, वो जिस सिटी में हो तो उनका वो अवेलेबल रहता है कोऑर्डिनेटर, वो हर सिटी और हर कंट्री का डिफरेंट रहता है। लेकिन आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो वो ईज़िली आपको पता चलेगा, जिस पे आपने जब वीज़ा दे दिया, वीज़ा फ़ीस दे दी, आपने हेल्थ सरचार्ज पे कर दिया, ठीक है। आपने वीज़ा और हेल्थ सरचार्ज पे करने के बाद वो आपको उसके कोऑर्डिनेटर के वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो वो अपॉइंटमेंट के दिन आपको बुलाएगा आपका पासपोर्ट, ठीक है। और वो आपको एक डिटेल में फिर चेकलिस्ट बता देगा उसको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगेन वो वही चीज़ें आपसे जो आपने एप्लीकेशन में फ़िल की होंगी वो स्कैन कॉपी उसकी माँगेगा कि आपने जो एप्लीकेशन में फ़िल की थी वो आइडियली आपके पास होनी चाहिए। जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो गया, अगर आपने कोई बैंक स्टेटमेंट लगानी हो तो वो हो गई, ठीक है, प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए, और आपका डिपेंडेंट का अगर कोई हो तो वो हो गया। वो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें सबमिट करोगे, फिर वो आपसे फिंगरप्रिंटिंग लेगा। फिंगरप्रिंटिंग लेने के बाद वो अपना ड्यू टाइम लेते हैं। जो पहले थोड़ा-सा ईज़ी था, लेकिन पोस्ट यूक्रेन एंड रशिया वॉर ये थोड़ा-सा प्रोसीजर डिले हो गया, क्योंकि जो होम ऑफिस है उसके ऊपर लोड थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। तो फिर उसमें डिले भी हो सकता है। मेरे कुछ जानने वालों का 3-4 महीने बाद भी आया। मेरा लकीली जो है ना विदिन 3 वीक्स आई गेस, 2 टू 3 वीक्स मेरा केस थ्रू हो गया था पूरा। फर्स्ट टाइम ही मैंने क्लियर कर लिया था अपना केस।
तो वो इज़िली मेरा वीज़ा जो है ना मुझे मिल गया था। ठीक है, अगेन जब आपको वीज़ा मिलता है तो हर चीज़ की यहाँ पे एक्सपायरी होती है, तो उसकी भी एक्सपायरी उस पे नोट की होगी कि आपका वीज़ा कब तक एक्सपायर है, मतलब उससे पहले आपको यूके में पहुँचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुँचोगे तो फिर उसका एक टेक्निकल प्रोसीजर जो मुझे आइडिया नहीं है, आइडियली आपको वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा शायद, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर होगा। तो आपने फिर अपने माइंड में वो चीज़ लेके चलनी है कि आपने कब अप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार आप 4 महीने बाद करोगे आप, तो फिर आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, जो उनका मिनिमम ड्यू टाइम है, एटलीस्ट उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि अगर वो मिनिमम में काम करें तो आपके लिए फिर वो जो ना आसानी पैदा हो जाए, और आपको फिर इसके साथ अपनी बाकी चीज़ें भी अलाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर था जो कि बहुत सारे दोस्त कोलीग्स मुझसे ये बार बार पूछते थे या डिफरेंट टाइम पे गाइडेंस लेते रहते, तो मैंने कहा इस पे जो है ना एक शॉर्ट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो बना लेता हूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने मुसाफिर भाइयों के लिए, कि ताकि उनको एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो। कुछ क्रिटिकल चीज़ें जो मैंने आपको कही है कि आपको आपकी पासपोर्ट के पर्टिकुलर्स को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अपडेटेड है, वो हर जगह सेम यूज़ हो रहे हैं, वरना फिर आपको लास्ट मिनट में ये जो है ना कुछ डिलेज फेस हो सकती हैं, या बाज़ औक़ात आपकी अगर जॉब रिक्वायरमेंट हो और उसमें एम्प्लॉयर ज़ीरो डिले एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उसमें तो ये फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। वरना फिर होगा ये कि अगर एम्प्लॉयर को बंदा चाहिए होगा और किसी भी वजह से, ये एक बेसिक चीज़ों की वजह से आपका वो काम डिले हो रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयर दूसरे जो है ना वो एम्प्लॉय को ढूंढ ले और उसको उस जॉब पे रख ले। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, ये छोटी बातें होती हैं, बाज़ लोग तो उनको सुनना भी पसंद नहीं करते, यार कहते हैं ये तो बेसिक्स ही है, एवरीबॉडी शुड नो दैट। आई नो हर किसी को ये पता होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन खुशी में जब इंसान होता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो ना छोटी-छोटी चीज़ें फिर स्किप हो जाती हैं। और वो शाहरुख खान ने बड़ा खूब कहा था, बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सोनारिटा। तो फिर जब वो हो जाती हैं वो, तो फिर मूवी थी उसमें बचत हो जाती है कि वो जो है ना, अगर आप फँस जाते हो तो कोई ना कोई आपका जुगाड़ निकल आता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ़ में फिर आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को हैंडल करना, और बाज़ औक़ात ये फिर आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी ले जा सकती है, जिसमें नंबर 1 पे आपकी जॉब भी जा सकती है अगर डिले कोई सीरियस होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर टाइम ले होता है, और जिस मोमेंट पे आपका अगर कोई इशू आ गया तो फिर आपको वो फिर प्रोसीजर रिवाइज़ करना पड़ता है। इवन होम ऑफिस अगर आपको कोई क्यूरी करेगा ना, तो वो फिर जब आप उसका क्यूरी का सबमिट करोगे ना रिस्पॉन्स मेरे भाइयों, तो वो फिर उसके उसके और फिर वो उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 वीक 2 वीक जो भी उसका रहेगा वो लेगा, फिर आपका वो जो है ना अल्टीमेटली प्रोसेस डिले होता रहेगा। तो बस ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा मैं और भी व्लॉग्स कवर करना चाह रहा था, जिसमें आपकी यूके में लाइफ कैसी होगी, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी और कंट्री से मूव कर रहे हो तो फिर वहाँ पे चेक लिस्ट क्या है कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ें डीएक्टिवेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप भाइयों का साथ रहा और आपकी क्यूरीज मेरे पास आती रही, जिस पे आपने डिफरेंट चीज़ें मुझसे पूछी हो, तो डेफिनेटली जो है ना मैं इस चीज़ को और डिटेल में और आगे बनाऊंगा, क्योंकि हमने इस चैनल के जो ना कुछ एस्पेक्ट रखे हुए हैं। एक जो ट्रैवलिंग है, तो वो ट्रैवलिंग तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और आगे भी जब मैं अगर पाकिस्तान गया तो वो भी डेफिनेटली आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा, या मैं कहीं किसी और कंट्री विज़िट कर रहा हूँ। मेरा यूरोप विज़िट करने का भी प्लान है, शेंजन एरिया का विज़िट करने का प्लान है। यूएस के लिए भी मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि जो है ना उसका वीज़ा भी लिया जाए, और पाकिस्तान तो इंशाल्लाह मैं जाता रहूँगा। फिर सऊदी अरब से भी अपना पुराना रिश्ता नाता है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाता रहूँगा, क्योंकि बड़ा मुझे शौक़ होता है उम्रा और हज करने का। जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाज़मी जो है ना फिर वहाँ पे भी मेरा जाना होगा। तो इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें भी आपके साथ अपने व्लॉग में, फ्यूचर व्लॉग्स में लाज़मी कवर करूँगा। ठीक है, तो बस ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं आज आपसे मुखातिब था। तो अच्छा, तो मैं फिर अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ सपनों में। थैंक यू।